गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज चुके हैं 7 और हम लोगों का समय हो चुका है टुडे करंट अफेयर का। तो आज जो है हम लोग करंट अफेयर, सबसे पहले हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि पिछले 1-2 दिनों में क्लास नहीं आ पाई। एक्चुअली मेरी तबीयत अभी वॉइस से भी आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ा डाउन थी, तो इस वजह से जो है क्लास में नहीं ले पा रहा था। तो ज्योति मैम ने क्लास लिया था, लेकिन 1-2 दिन शायद आई थिंक नहीं आ पाई क्लास, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब से आपकी क्लास डेली आएगी लगातार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज जो है दिनांक है कितना, आज है 17 तारीख। हम लोग जो है 17 तारीख के करंट अफेयर्स को आज जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, मैं उसको आपको इस वीडियो में पूरी तरह बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज जो है हम लोग बिना देर किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हों और टेलीग्राम चैनल में, मतलब हर जगह आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी मज़ा आए और आप लोगों को भी मज़ा आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज जो है हमारा पहला पॉइंट है, क्या पहला पॉइंट है हमारा? तो हमारा पहला पॉइंट है महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव जो था उसको केंद्र ने मंजूरी दे दी, ठीक है। तो अब जो है महिलाओं की शादी की उम्र जो है वो 18 साल नहीं बल्कि वो 21 साल हो गई। इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी मैं बताऊंगा किस में संशोधन करके ये जो है किया जाता है बदलाव, तो अभी मैं इसको बताऊंगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए। हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अब महिलाओं की शादी की उम्र घटा के, अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि मतलब क्या होता है ना कि जो है महिलाओं की शादी जल्दी हो जाती है या हम लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि में कहीं ना कहीं ये योगदान रह जाता है कि मतलब, और जल्दी शादी होने के पीछे का एक जो लड़कियां मतलब थोड़ा पुअर कैटेगरी की आती हैं, तो उनकी शादी कहीं ना कहीं घर वाले एक जिम्मेदारी समझ के जल्दी से कर देते हैं कि हाँ, सोचते हैं कि लड़कियां सर पे बोझ हैं, ऐसा मतलब लोग सोचते हैं कि लड़कियां सर पे बोझ हैं, इसको शादी करके जल्दी से मतलब अपने घर चली जाएं, इस टाइप का कुछ सोचते हैं। तो ये गलत धारणा होती है। तो इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने अब 21 साल कर दिए, तो मतलब अब जो है महिलाओं की शादी जो है अब 21 वर्ष में होगी, 18 से घटा के जो है बढ़ा के 21 कर दिए, ठीक है। तो देखिए अभी जो है इसको मंजूरी दी है केंद्र ने, ठीक है। इसको प्रस्ताव को जो है केंद्र ने मंजूरी दी है। अब देखिए क्या है ना कि सरकार इसमें किसमें संशोधन करेगी, इस प्रस्ताव को जारी करने के लिए, लागू करने के लिए जो है सरकार किसमें संशोधन करेगी? तो सरकार संशोधन करेगी जो है वो है बाल विवाह निषेध अधिनियम। किसमें? बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है, ये परीक्षा में पूछ सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग जो है आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो गलत नहीं होगा। बाकी मैं ज्योति मैम से आपको बोल दूंगा कि इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा डिटेल्स में बता दें, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता हो, ठीक है, इस चीज़ के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूरे डिटेल्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन रह जाएगी कि पुरुषों की उम्र, तो पुरुषों की उम्र में ध्यान रहे वही एज रहेगी, पुरुषों के उम्र की एज में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि पुरुषों की एज में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, पुरुषों की एज वही रहेगी, ठीक है, 21 साल ही। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? नए सीडीएस की नियुक्ति तक जनरल नरवाणे, ठीक है, नरवाणे ने संभाला चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद, ठीक है। तो जनरल नरवाणे, मुकुंद नरवाणे नाम है इनका, तो इन्होंने क्या है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष का पद संभाला। सर बिपिन रावत का जो है अभी हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया ना, तो उसके बाद से उसका पद खाली था। तो जब तक कोई नया नियुक्त नहीं हो जाता तब तक के लिए इन्होंने इस पद संभाला, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो तब तक के लिए उन्होंने, हालांकि इन्हें ही नियुक्त किया जाएगा जहाँ तक कि
खबरें आ रही हैं, और तो इन्हों को ही परमानेंट नियुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि अभी खाली होने की वजह से जो है इन्होंने मतलब नए सीडीएस की नियुक्ति जब तक नहीं होती तब तक के लिए ये रहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष। ठीक है, अब नए सीडीएस जो हैं की नियुक्ति तक तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। इन्होंने कहा है, किसने कहा है? एमएन नरवाने ने क्या कहा है कि जब तक कोई चीफ ऑफ डिफेंस नया नहीं आ जाता तब तक सर बिपिन रावत जी ने जो भी नियम लागू किए थे, पुरानी व्यवस्थाएं थी, वो सेम रहेंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे हम। ठीक है, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, बस उनका पद संभाला। ठीक है, अब इसका उद्देश्य पद का क्या था? सीडीएस के पद का उद्देश्य था कि जो तीनों सेनाएं होती हैं ना, मतलब तीनों सेनाएं जो देश की होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तो इन तीनों सेनाओं के बीच जो है एक आपसी संबंध बना के रखे, और वो संबंध के बारे में उन सब की जानकारी क्या है, मतलब दे किसको? सरकार को। इसको जो है नियुक्त किया था प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है इसको, इस पद के बारे में मतलब बोला था कि उसके बाद इस पद का गठन हुआ, मतलब इसका गठन हुआ, और सबसे पहले सीडीएस जो बने थे देश के, जनरल बिपिन रावत जी बने थे। ठीक है, हालांकि जनरल बिपिन रावत जी का जो है 8 दिसंबर को तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में इनका निधन हो गया। तो ये बहुत जी दुखद थी घटना अपने पूरे देश के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो हैं ने बांग्लादेश पीएम से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग मामले पर चर्चा की। ठीक है, मतलब दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, हालांकि अच्छे रिलेशंस कह सकते हैं हम कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो मतलब और भी अच्छे होंगे, दोनों सहयोग मिलेगा जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक दूसरे देश के मिलेंगे, तो हालांकि बहुत अच्छा संबंध होगा। ठीक है, तो जो है बुधवार को क्या हुआ कि ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात किए, दोनों के आपसी हितों में जो है चर्चा हुई, मतलब दोनों, मतलब वही है कि संबंध क्या कैसे किया जाए, दोनों के मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझ सकते हैं ना किस किस उद्देश्य से किए जाते हैं, तो उसके बारे में जो है, अभी कोविड चल रहा है, इस महामारी में भी मतलब दोनों की वो रहेगी, तो वो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं। रामनाथ कोविंद जी जो हैं 3 दिवसीय दौरे पर पहुँचे हैं, मतलब जो अपने देश के राष्ट्रपति जी हैं वो अभी कहाँ हैं? बांग्लादेश में हैं, तो वो जो है अभी 3 दिवसीय दौरे पर हैं ढाका के। ठीक है, तो उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई जब वो वहाँ पे पहुँचे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 का शेड्यूल जारी हो गया है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का मैच जो है 6 मार्च को होगा, तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ अब ध्यान रखिए कि इसकी मेज़बानी कौन करेगा, महिला विश्व कप की मेज़बानी, क्योंकि प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ें नहीं रहेंगी आपके लिए कि कब मैच, कौन समय, किसके बीच हुआ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। इम्पोर्टेंट तब होगा विश्व कप कौन जीता, कैसे जीता। मतलब अभी T20 विश्व कप हुआ ना, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताइए कि T20 कप विश्व कप जो अभी हुआ हाल ही में, इसको किस देश ने जीता है, T20 विश्व कप को किस देश ने जीता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए आईसीसी विश्व कप जो है पूरा शेड्यूल जारी कर दिया था, तो जो है टूर्नामेंट की शुरुआत जो है 4 मार्च से होगी, मतलब कि जो विश्व कप की शुरुआत होगी, ये भी पूछा जा सकता है कि कब शुरुआत हुई थी, 4 मार्च 2022 को होगी। मेज़बानी कौन करेगा? मेज़बानी न्यूजीलैंड करेगा। मेज़बान देश क्या कौन है? तो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे टॉपिक का ये रहेगा, तो जो है इसका मेज़बान कौन है? T20 विश्व कप 2022 जो शेड्यूल है, शेड्यूल जारी हुआ है, तो ये जो क्रिकेट होगा, पूरा टूर्नामेंट होगा, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा न्यूजीलैंड। कौन करेगा? न्यूजीलैंड। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी मेज़बानी जो है न्यूजीलैंड करेगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत जो है 6 मार्च से करेगा। ठीक है, मतलब 6 मार्च से ही भारत अपना क्रिकेट स्टार्ट करेगा जो है खेलना, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। ठीक है, इस मैच की अवधि टोटल 31 दिन की अवधि है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है 2021
दुनिया की सबसे प्रशंसनीय महिलाओं की सूची जारी हुई है। उसमें जो अपने देश की महिला का नाम आया है किसी का, तो वो आया है प्रियंका चोपड़ा। किसका नाम आया? प्रियंका चोपड़ा, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। तो इनका नाम आया हुआ है 2021 में सबसे प्रशंसनीय महिलाओं की सूची में। ठीक है, तो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन एंड डेटा कंपनी YouGov ने 2021 में जो है दुनिया के सबसे प्रशंसनीय महिलाओं की क्या सूची जारी की है। इसमें मिशेल ओबामा शीर्ष पे हैं, मतलब मिशेल ओबामा जो हैं वो नंबर 1 पे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एंजेलिना जोली जो है ये दूसरे नंबर पे हैं, मतलब कि सबसे शीर्ष पे हैं जो है मिशेल ओबामा, दूसरे नंबर पे हैं एंजेला जोली। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए इनका नाम हो जाता है, क्योंकि लेकिन ऐसे में हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि अभी पिछले कई सारे एग्जामों में ये चीज़ें देखने को हमको मिली हैं कि मतलब दूसरे तीसरे वो क्रम के नाम पूछ लेते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें। और फिर जो है अब दूसरे पे हैं एजेनिला जोली जो है ये दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे अपनी यूके की जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। और अमेरिका होस्ट ओप्रा विफ्रे जो हैं ये हो जाएंगी आपके चौथे नंबर की। और पाँचवें नंबर की है स्कारलेट जोहानसन का नाम है, इनका नाम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, पढ़ने में दिक्कत हो रही थोड़ा। एमा वाटसन ये हैं। उसके बाद जो हैं टेलर स्विफ्ट व एंजेला मार्केल हैं। और मलाला यूसुफ़ई 9वें पर हैं। और 10वें पे अपने देश की प्रियंका चोपड़ा हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रियंका चोपड़ा का नाम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। या तो फिर इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मिशेल ओबामा का। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2021 में दुनिया के सबसे प्रशंसनीय पुरुषों में जो है कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री, मतलब सबसे प्रशंसनीय पुरुषों में अपने देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो 8वें नंबर पे, पीएम मोदी जो हैं वो 8वें नंबर पे हैं। ठीक है, सेम कंपनी जो है जो डेटा जारी करती है वो उसी ने जारी किया जो महिलाओं की जारी की है। तो इसमें जो है सबसे प्रशंसनीय सूची जारी की है, इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ठीक है, उसमें मिशेल ओबामा थी, इसमें बराक ओबामा है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बराक ओबामा जो हैं वो पहले स्थान पे हैं। और क्रमशः दूसरे स्थान पे कौन है? बिल गेट्स, ये दूसरे स्थान पे हैं। सबसे प्रशंसनीय में सबसे दूसरे स्थान पे बिल गेट्स हैं, पहले स्थान पे बराक ओबामा हैं, तीसरे स्थान पे शी जिनपिंग हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, चीन के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। उसके बाद जो है उसके बाद फिर अभिनेता जैकी चैन है। उसके बाद अरबपति एलॉन मस्क हैं। और फिर जो है सूची में 8वें स्थान पे अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास में पहली बार सूर्य के वातावरण में पहुंचा नासा का अंतरिक्ष यान। जो सूर्य इतिहास में जो है पहली बार जो है सूर्य के वातावरण में, मतलब सूर्य कितना ज्वलनशील है उसके वातावरण में क्या हुआ, नासा का अंतरिक्ष यान पहुंचा है। ठीक है, तो नासा के जो है अब सबसे देखिए क्या है ना, पार्कर सोलर प्रोब ने जो है इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वातावरण कोरोना में पहुंचने की उपलब्धि हासिल की। ये भी चीज़ ध्यान रखिए, कोरोना जो सूर्य की पहली बार जो है ऊपरी वातावरण है उसका नाम क्या है, कोरोना। कोरोना में पहुंचने की उपलब्धि हासिल कर ली है। किसने हासिल की है? पार्कर सोलर प्रोब ने। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो नासा का जो है ये पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य के जो है वातावरण में पहुंचा है, ऊपरी वातावरण में। ये काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हो जाती हैं कि कोई अंतरिक्ष यान जो है उसमें पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए हासिल की है। अब इस अंतरिक्ष यान के कणों में और चुंबकीय क्षेत्रों के नमूने भी लिए, मतलब अंतरिक्ष यान ने जो है
कणों के चुंबकीय क्षेत्रों के नमूने भी लिए और साइंस मिशन डायरेक्टर के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस जुरबुकन ने कहा कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को छूना और सौर विज्ञान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पल है। हालांकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा, देखिए आपके यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। आपका प्रश्न सूर्य के सबसे पहला कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वातावरण में गया था, तो वो गया था पार्कर सोलर प्रोब ने। ठीक है, सूर्य की ऊपरी परत का नाम क्या है? कोरोना। ठीक है, कोरोना, ये कोरोना वाली बीमारी वाला कोरोना नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस वर्ष नवंबर में नागरिक जो है टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कानून न्याय मंत्रालय ने, मतलब जो संसद, अभी संसद सत्र चल रहा है ना, तो इसमें जो है एक रिप्लाई में कहा कि नवंबर में जो है नागरिक टेली लॉ मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है। किसके लिए? पब्लिक के लिए जो है ये चीज़ ऐलान किया गया है, कानून और न्याय मंत्रालय। तो अपने कानून और न्याय मंत्री कौन है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कानून मंत्री हैं वो कौन है? कानून और न्याय मंत्री जो अपने देश के, वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो देखिए, कानून और न्याय मंत्रालय ने जो है कहा है कि समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क और प्रभावी कानूनी सहायता देने के लिए इस वर्ष नवंबर में एक नागरिक टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? नागरिक टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, इनका नाम याद कर लीजिएगा। अभी मैंने बोला ना कि बताने के लिए, तो इनका नाम जो है किरण रिजिजू है। ठीक है, किरण रिजिजू ने जो है राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि मोबाइल ऐप लाभार्थियों मुकदमे की पूर्व की जाने वाली सलाह और परामर्श सीधे पैनल में शामिल वकीलों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तो मतलब जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनको मतलब कानूनी मदद नहीं मिल पाती है, तो उनको कानूनी मदद देने के लिए जो है नवंबर महीने में इसी वर्ष के नागरिक टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाँ, आप लोग अगर हमारे IAS पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो है ये जो ऐप है हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मराठी जैसी 6 भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब इस ऐप में जो है तो एंड्रॉयड वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। तो ये चीज़ अपने ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये भाषा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो टोटल 6 भाषाओं में उपलब्ध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रक्षा मंत्री जो हैं, देश के रक्षा मंत्री भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की जीत पर स्वर्ण जयंती पर डाक टिकट जारी किया। तो अभी कल विजय दिवस मनाया गया ना, तो विजय दिवस पे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है 1971 में जो है भारत और पाकिस्तान युद्ध, देखिए विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो विजय दिवस मनाया जाता है 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तानी सेना जो थी वो भारत के सामने घुटने टेक दी, उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये विजय दिवस उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो स्वर्ण जयंती पर जो है एक स्वर्ण जयंती थी, स्वर्ण जयंती पर, विजय दिवस के स्वर्ण जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, जो मतलब रक्षा मंत्री थे, तो ये स्वर्ण जयंती पर डाक टिकट किसने जारी किया, तो राजनाथ सिंह जी ने जारी किया। ठीक है, यह दिन साल भर चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की श्रृंखला है, जो पिछले वर्ष दिसंबर से शुरू हुई थी। 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और भारतीय सेना को निर्णायक विजय मिली थी। ठीक है, इस अवसर पर जो है मतलब जो ये फंक्शन हुआ था, इसमें मतलब ये नाम दिया गया है, कुछ आप लोग PDF में होगा तो नाम नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। बाकी ये लोग इतने मतलब जो फंक्शन हुआ था उसमें शामिल हुए थे। बाकी डाक टिकट, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है टिकट जारी किया है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि कब जारी किया है,
तो वो जारी किया है स्वर्ण जयंती पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही है, लेकिन हाँ, आपकी क्लास डेली बेसिस पे आएगी, तो आप लोग घबराइएगा मत, और आप लोग बस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।